नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। नवंबर महीने के कुछ करंट अफेयर आप लोगों के सामने है। नवंबर महीने में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर करेंगे। कुछ ये चुनिंदा ऐसे करंट अफेयर करा रहा हूँ जो कि आप किसी भी परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जरूर इसको अच्छे से कर लीजिएगा। लगभग इन प्रश्नों में से क्वेश्चन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, गंगा उत्सव रिवर फेस्टिवल। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। पीसीएस की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन की आने की जो तादाद होती है वो ज़्यादा होती है। गंगा उत्सव के नाम से ही पता लग रहा होगा आपको कि गंगा रिवर या नदियों से संबंधित कुछ करंट अफेयर है ये। तो मैं बता दूं, गंगा नदी के रिजुविनेशन को लेके काफ़ी समय से काम चल रहा है। पहले क्लीन गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की एक संस्था होती थी जिसको बाद में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा करके एक संस्था बनाई गई। इसके साथ साथ क्लीन गंगा फंड और इसके साथ साथ गंगा एक्शन फंड, ये कुछ 3 ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जिनके द्वारा ये फेस्टिवल को आयोजित किया गया। और ये फेस्टिवल आयोजित किया गया है नई दिल्ली में। और इसका लक्ष्य वही है, नदियों के रिजुविनेशन पे, उनकी साफ सफाई पे, उनके संरक्षण पे अवेयरनेस फैलाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करना ताकि इसका महत्व समझा जा सके। जो आम जनता है ना, उसके पब्लिक डोमेन में इनकी आवश्यकताओं के, इनके महत्व को जिक्र किया जा सके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। कौन कौन सी संस्थाएं इससे जुड़ी हुई हैं? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा फंड और गंगा एक्शन फंड। और आप इससे जुड़े हुए कई सारे इनिशिएटिव होते हैं, उसको यहाँ पे धीरे धीरे पिन अप कर सकते हैं, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मुझे किस स्कीम का नाम बताइएगा जिसमें गंगा रिवर के किनारों में जो गांव है या जो रिवर बेड का इलाका है वहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने की भी कोशिश की जा रही है। वो किस स्कीम के तहत वो योजना और ये क्रियाकलाप आते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गंगा रिवर की लंबाई कितनी है, कहाँ से गुजरती है, खूब क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें प्रवासी दिवस के ऊपर ना काम शुरू हो गया है। क्वेश्चन देखिए यहाँ से आ सकता है पेपर में। 17वां प्रवासी दिवस मतलब प्रवासी लोग उनको बोला जाता है जो देश से बाहर भारतीय लोग रहते हैं, भारतीय मूल के। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे ना, तो उनकी याद में इस दिवस को याद करते हुए प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जब प्रधानमंत्री थे तत्कालीन। और 17वां इसका एडिशन होगा इस साल। पहला क्वेश्चन कहाँ है? इंदौर में होगा इस साल, मतलब कि 2023 में, जनवरी में होता है ये, है ना। 9 जनवरी से 15 जनवरी के आसपास तक इंदौर मध्य प्रदेश में होगा। पहली बात तो ये 2023 में, पहला क्वेश्चन ये हो गया आपका। दूसरा है कि इसके चीफ गेस्ट कौन होंगे, ये इसकी घोषणा हो गई भी हाल ही में। तो गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली, भारतीय मूल के हैं। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है ये। गुयाना के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इरफान अली। ये जो PDF जो लिख रहा हूँ ना, इसके पेजेस में डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़ जाइए, एमवी राकेश सर्च करो, फटाफट क्लिक करो सिंपली, है ना। अब देखो, अब ये ये हो गया ना, ये कहाँ हो रहा है? इंदौर में हो रहा है। पोटेंशियल क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक ये पोटेंशियल हो गया, ये हो गया। अब इस बार की थीम क्या है? डायस्पोरा मतलब समुदाय हो गया, है ना। डायस्पोरा रिलेबल पार्टनर फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, मतलब भारत अपने आज़ादी के 75 वर्ष गांठ मना चुका है। आज़ादी के अमृत काल के हम चल रहे हैं ना, 1 वर्ष से लगातार इसको मना रहे हैं। और इसमें ये थीम ही काफ़ी कुछ बता रही है कि जो हमारा भारतीय समुदाय जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, उसमें से रिलायबल पार्टनर कौन है जो हमारे देश के विकास में मदद करेंगे। तो पहली बात तो ये हो गया कि चीफ गेस्ट ही हो गए। इसके साथ साथ एक यूथ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है पैरेलल उन्हीं के साथ, उसी इवेंट में, है ना। उसमें कौन मुख्य अतिथि बनेंगे? वो है ऑस्ट्रेलिया के एक पार्लियामेंट्रियन, उनका नाम मुझे बताइए। ऑस्ट्रेलिया के सांसद हैं वो, भारतीय मूल के, उनका नाम, ठीक है। तो देखो, एक पेज से ही कितने क्वेश्चन हमारे कवर अप हो रहे हैं। इस तरीके से अगर आप करंट पढ़ेंगे ना, मजा आएगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, 100% कोटा फॉर EWS कैटेगरी, आर्थिक रूप से पिछड़े जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए EWS कैटेगरी, मतलब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए कैटेगरी बनाई गई थी। आप लोगों को पता है 103वां थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, संविधान संशोधन के तहत, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, जिसके अंदर 2019 में
2019 में। इसके अंतर्गत 10% कोटा दिया गया था, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उसके क्राइटेरिया निर्धारित किए गए थे। अभी क्या उसको चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने, जो जस्टिस यूयू ललित का आखिरी दिन था उस दिन ये फैसला हुआ, और 3:2 के स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद अपहेल्ड किया गया इसको, मतलब इसको जारी रखा गया और बोला गया कि जो ये आरक्षण दिया गया था ये पैमानों पे, ठीक पैमानों पे सही रूप से दिया गया है। तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है। 10% है, 103वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, साल 2019 है, स्प्लिट वर्डिक्ट है, यूयू ललित की अध्यक्षता थी इसमें। यूयू ललित चीफ जस्टिस थे उस समय भारत के, उनका और रविंदर भट्ट जी का जो वर्डिक्ट था वो उसके अगेंस्ट में था। स्टिल बाकी जो अन्य 3 जस्टिस थे उनका निर्णय था कि इसको जारी रखना चाहिए, और इसी के साथ ये वर्डिक्ट लागू हुआ है। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है, परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर क्वेश्चन क्या बोलता है, नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम। देखिए नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम के को संस्तुति मिल गई है और इसके तहत फंड भी जारी कर दिए गए हैं। 858 करोड़ का फंड जारी किया गया है। ये किस संस्था के द्वारा या किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा शुरू किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नव और परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय जो है ना, जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करता है खास तौर से, उस मंत्रालय के तहत इस प्रोग्राम को शुरू किया गया। नाम से पता लग रहा है बायो ऑर्गेनिक रूप से एनर्जी जनरेट करने का प्रोग्राम, जो गोबर गैस वगैरह जो सब होते हैं ना, बायोमास वगैरह, इसका यूज़ करके एनर्जी जनरेट करना। इसका ये जो इनिशिएटिव रखा गया है इसकी करीब 5 साल का है। 2021-22 सत्र से लेके 2025-26 के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया। 2 चरणों में होगा ये प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले 3 बड़े इनिशिएटिव शुरू किए जाएंगे। वेस्ट टू एनर्जी प्रोग्राम, मतलब वेस्ट मटेरियल से, वेस्ट बायोमास से कैसे एनर्जी बनाई जाए। दूसरा बायोमास प्रोग्राम, बायोमास कैसे जनरेट किया जाए। तीसरा बायोगैस प्रोग्राम, जो बायोगैस जिसको हम बहुत नॉर्मली गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं, उसको कैसे, उस प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में काफ़ी फ़ायदेमंद, काफ़ी डिमांडिंग ये चीज़ रहती है, काफ़ी यूज़फुल ये चीज़ रहती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर, ऑपरेशन मालाबार। पेपर में ये क्वेश्चन गारंटी से आएगा। ऑपरेशन मालाबार 4 देशों का युद्ध अभ्यास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वाड देशों का ये अपना युद्ध अभ्यास है। क्वाड देशों का, क्वाड में कौन कौन शामिल होता है, भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है भाई, इनका ये युद्ध अभ्यास है खासतौर से नेवी का, और ये इस बार कहाँ हुआ है, जापान के योकोसुका नामक स्थान पे, योकोसुका। ठीक है, ये जब जापान में, इसमें भारत की ओर से आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कमोटा युद्धपोतों ने हिस्सा लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन। 1992 से ये जो युद्ध अभ्यास चल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वाड फॉर्मेशन हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंस है इस सैन्य संगठन का एशिया पैसिफिक के क्षेत्र में। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, जस्टिस यूयू ललित को, जो कि 49वें चीफ जस्टिस थे और मात्र 74 दिन ही वो चीफ जस्टिस रहे। ठीक, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, और एक लंबा टेन्योर ही देखेंगे यहाँ पे 1.5 से 2 साल के आसपास का। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, परीक्षा में पूछ लेंगे। 50वां नंबर है, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ है। छोटा लेक्चर, क्रिस्प लेक्चर, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।